Hello friends and welcome to Sleepy Classes in another very important lecture for your Political Science and International Relations मेंस क्रैश कोर्स। अब आज के लेक्चर में जो है हम तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स भी आई थी बिकॉज दीज आर वेरी एनालिटिकल क्वाइट डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस। तो इनका आंसर कंसेप्चुलाइज करने में, स्ट्रक्चर करने में, इनमें पॉइंट्स ऐड करने में काफ़ी दिक्कत जो है आ सकती है बच्चों को। तो इस तरीके के एनालिटिकल क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करेंगे वो हम आज सीखेंगे। कौन से तीन क्वेश्चन है? पहला जो कि एक बहुत ही ब्रॉड क्वेश्चन आया था 2021 में ऑफ 20 मार्क्स व्हिच वाज टू मेक अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव असेसमेंट ऑफ ग्रीक पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस एंड रोल्सियन पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस। द सेकेंड क्वेश्चन जो कि आया था रिगार्डिंग एरिस्टोटल्स व्यू ऑफ पॉलिटिक्स एंड कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन रही है इसकी टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न डे डेमोक्रेसीज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अनदर वेरी ब्रॉड क्वेश्चन राइट जो कि 20 मार्क्स का आया था विच वॉज ट्रेसिंग द एवोल्यूशन ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट फ्रॉम एंशिएंट टू कंटेम्पररी पीरियड। बिफोर मूविंग अहेड विद द मॉडल आंसर्स जस्ट टू लेट यू नो कि हमारा जो बैच 4 है फॉर 2023 PSIR ऑप्शनल वो लॉन्च हो गया है। तो आप इसमें जल्द से जल्द इनरोल कर सकते हैं। आपको डिटेल लेक्चर्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स राइट ऑफ द इंटायर सिलेबस। अलॉन्ग विद दिस आपको डायनामिज्म के साथ डील करने के लिए मंथली करंट अफेयर लेक्चर्स भी दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ यू विल ऑल्सो हैव वीकली आंसर राइटिंग एज वेल एज 4 हाफ लेंथ टेस्ट एंड 2 फुल लेंथ टेस्ट। डाउट रेजोल्यूशन के लिए आपके पास जो है मेंटरशिप ग्रुप होगा, आपके पास जो है टेलीग्राम ग्रुप होगा। अगर आप मेंटरशिप कोर्स में एनरोल करते हैं तो हमारे एक सिलेक्टेड कैंडिडेट राइट फ्रॉम PSIR ऑप्शनल आपको मेंटरशिप जो है देंगे विद इन द कोर्स राइट। सो सिलेक्टेड कैंडिडेट की गाइडेंस के अंदर जो है आप अपना ऑप्शनल पूरा कर सकते हैं। साथ ही में इफ यू आर लुकिंग टू ज्वाइन लाइव ऑनलाइन क्लासेस या फिर फिजिकल क्लासेस तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं बाय कॉलिंग ऑन द नंबर 1800-890-3043। तो फिजिकल क्लास और PSIR ऑप्शनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर अगर आप कहीं दूर रहते हैं फ्रॉम चंडीगढ़ एरिया तो आप लाइव ऑनलाइन क्लास जो है उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये भी ऑप्शन है। तो चलिए बढ़ते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कहता था मेक अ कंपैरेटिव असेसमेंट। तो आपने कंपैरिजन करना है ग्रीक पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस का एंड रोल्स के पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस का राइट। तो यहाँ पे फोकस क्या है? कंपैरेटिव असेसमेंट पे फोकस है। तो पहले आपका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए? हमेशा टेक अ मिनट टू जस्ट लुक एट द स्ट्रक्चर, फॉर्मुलेट अ स्ट्रक्चर बिकॉज एक बार जब स्ट्रक्चर दिमाग में आ जाएगा तो पॉइंट्स का खुद फ्लो जो है निकल जाएगा एंड वेरी इंपॉर्टेंटली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन से पॉइंट्स इस क्वेश्चन में इंक्लूड करने हैं एंड कौन से विल बी सुपरफ्लुअस टू द क्वेश्चन। तो सबसे पहले ऑब्वियसली यू शुड बी टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इटसेल्फ कि जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है, एक बहुत ही इसेंशियली कंटेस्टेड कंसेप्ट माना जाता है। इसलिए अक्रॉस टाइम्स एंड अक्रॉस आइडियोलॉजिकल स्कूल्स यू विल फाइंड वेरिंग कंसेप्शंस ऑफ जस्टिस राइट। तो इसी तरह से अब हम बात करेंगे कि देखिए ग्रीक आइडिया ऑफ जस्टिस क्या होता है राइट। यहाँ पे प्रिडोमिनेंटली प्लेटो एंड एरिस्टोटल जो है इनका तो पता ही होता है बच्चों को, बट एक बढ़िया कंपैरेटिव असेसमेंट करने के लिए आप बाकी स्कॉलर्स को भी ला सकते हैं। अब ये बाकी थ्योरीज तो हमने पढ़े नहीं है, हम कहाँ से लाए? इनफैक्ट बाकी ग्रीक आइडियाज ऑफ जस्टिस क्या थे ये आपको मिल सकते थे प्लेटो की रिपब्लिक से, क्योंकि प्लेटो की जस्टिस के बारे में बात करने से पहले जो वेरिंग आइडियाज ऑफ जस्टिस की हम बात करते हैं, द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस गिवन बाय सेफिलस एंड पॉलीमार्कस या फिर द सोक्रेटिक नोशन ऑफ जस्टिस द सोफिस्ट नोशन ऑफ जस्टिस गिवन बाय थ्रासिमैकस या फिर द कन्वेंशनल द कस्टम बेस्ड नोशन ऑफ जस्टिस जो कि आपके ग्लॉकिन एंड एडिमेंटिस जो है वो आगे रखते हैं। तो आप इन नोशंस ऑफ जस्टिस जो है उनको भी इंक्लूड कर सकते थे एंड इनफैक्ट करना चाहिए फॉर अ गुड कंपैरेटिव असेसमेंट। एंड देन यू ड्रॉ आउट द मेन पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन बिटवीन द टू एंड देन टॉक अबाउट किस तरह से जस्टिस के ऊपर जो डिबेट है आज भी कंटिन्यूड है, आज भी एक्सप्लोरेशन चल रही है कि आखिरकार हाउ कैन वी इंश्योर द बेस्ट पॉसिबल नोशन ऑफ जस्टिस इन टुडेज सोसाइटी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बात की है अबाउट जस्टिस का आइडिया। तो जैसे कि मैंने बताया आप गैली का
नोशन ऑफ इसेंशियली कंटेस्टेड कंसेप्ट जो है यहाँ पे दे सकते हैं कि कैसे जस्टिस जो है वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियली कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट्स में से एक है. However, regardless of all the debates, as Campbell says, it remains one of the most central concepts in most of the mainstream political theory के schools as well as ideologies. Now coming to the Greek perspective of justice, हमने पता है कि Greeks जो है justice को as a virtue in action देखते थे. They viewed justice as the overarching umbrella virtue जो कि बाकी virtues को harmonize कर देता था, जैसे कि temperance हो गया, courage हो गया, wisdom हो गया. ठीक है, तो एक soul के लिए, एक individual के लिए, एक state के लिए different Greek theorists ने बोला कि justice जो है एक बहुत ही important virtue है. Now coming to Plato's theory of justice, again I would recommend कि आपने जब प्लेटो की थ्योरी को बताना है आप एक ही पैराग्राफ में उसको रैप अप कर दें. यहाँ पे मैंने थोड़ा डिटेल दिया है बट आप जो है इसको एक ही पैराग्राफ में रैप अप कर सकते हैं कि देखिए प्लेटो जो है गिव्स यू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ जस्टिस इन हिज रिपब्लिक, जहाँ पे ये एक वर्च्यू देखा जाता है बोथ फॉर द इंडिविजुअल एज वेल एज द स्टेट. ये एक हार्मोनाइजिंग वर्च्यू देखा जाता है जिसके बेसिस पे इंडिविजुअल्स का सोल डिपेंडिंग ऑन द प्रिडोमिनेंट एलिमेंट वेदर इट्स एपेटाइट, स्पिरिट या रीजन, उनको एक टास्क सौंप देता था, एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ द थ्योरी ऑफ सोल जब उसको मैग्नीफाई करके क्लास बेसिस पे स्टेट पे अप्लाई कर देते थे तो स्टेट के अंदर एक फंक्शनल स्पेशलाइजेशन एंड नॉन इंटरफेरेंस एस्टैब्लिश करता था, thereby ensuring justice. On the other hand, if we talk about Aristotle's notion of justice, तो इनका notion of justice प्लेटो की ड्यूटी बाउंड आइडिया से हट के अब एक राइट्स की थ्योरी की तरफ बढ़ जाता है. एंड ये जो नोशन ऑफ जस्टिस था एरिस्टोटल का, ये उनके आइडिया ऑफ प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी के साथ जो है लिंक था, जहां पे द रिवॉर्ड शुड बी सो डिस्ट्रीब्यूटेड दैट इक्वल्स आर ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स आर ट्रीटेड अनइक्वली. दैट वाज हिज आइडिया ऑफ justice. Right? Apart from Aristotle and Plato, और जो ग्रीक आइडियाज है जैसे कि मैंने बताया देखे जा सकते हैं रिपब्लिक में ही. So for example, Polemarchus and Cephalus देते हैं ट्रेडिशनल नोशन ऑफ जस्टिस दैट यू ट्रीट योर फ्रेंड्स, राइट, अपने फ्रेंड्स को आप अच्छे से ट्रीट कीजिए, अपने एनिमीज को आप बुरे तरीके से ट्रीट कीजिए. Thrasymachus का आइडिया ऑफ जस्टिस which is might is right, right, that justice always works to the favor of the mighty. And last में Glaucon and Adeimantus का idea of justice which was based on conventions, on customs, which happens to ensure the advantages, the best, the rights to the weakest links in the society. ठीक है, तो ये जो है वेरिंग कंसेप्शंस ऑफ जस्टिस अब हमारे सामने आ जाते हैं. ना रादर देन वेस्टिंग योर इंटायर टाइम, बिकॉज हमने अब 2-3 पैराग्राफ्स में थोड़ा सा ग्रीक नोशन समझा दिया, अब फटाफट से रॉल्स का कंसेप्शन ऑफ जस्टिस की तरफ बढ़िए. अब अगर आप रॉल्स का नोशन ऑफ जस्टिस समझाने बैठ गए इन डिटेल तो आपका पूरा आंसर वहीं पे खत्म हो जाएगा. आपने फटाफट अब कंपैरेटिव एलिमेंट में आ जाना है. राइट, तो हम देखते हैं कि जॉन रॉल्स के लिए आइडिया ऑफ जस्टिस क्या था. इट वाज fairness, and this was seen as the most important characteristic of a good society, of a just society. ठीक है, तो मतलब एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट मानी गई. जस्टिस एज फेयरनेस. तो आप एक कंपैरिजन इनफैक्ट यहीं पे ड्रॉ आउट कर सकते हैं दैट इवन फॉर द ग्रीक थ्योरिस्ट a just or a good state was only possible अगर it was informed by the virtue of justice. तो एक कंपैरिजन, एक सिमिलैरिटी जो है यहीं पे आ जाती है. However, there are also various points of differences. तो जहाँ पे according to Rawls, right, Rawls के अंदर भी जो है जस्टिस को क्या देखा गया, एज अ मोड ऑफ फेयरनेस देखा गया, जो कि Rawls ने भी देखा है. However, for Aristotle, this was linked to what? The idea of proportionate equality, जो कि मेरिटोक्रेसी को एक तरह से प्रीच करता था. बट आपके रॉल्स जो हैं वो इस प्रोसीजरल नोशन ऑफ जस्टिस से एक स्टेप आगे चल के उसको सब्सटैंटिव बनाने की भी कोशिश करते हैं. इनफैक्ट रॉल्स जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे बाय कांट्स डियोंटोलॉजी, जो कि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस रखती है, राइट, जो कि इन ग्रीक फिलोसोफर्स के अंदर मिसिंग था. राइट, एरिस्टोटल को अगर हम यहाँ आगे भी देखेंगे, उनकी जस्टिफिकेशन ऑफ स्लेवरी की हम अगर बात कर लें, या प्लेटो के अंदर जिस तरह से वो एक क्लास बेस्ड डिविजन कर देते हैं, ये जो है सही नहीं था.
ना वेरी इंपॉर्टेंटली रॉल्स के लिए जस्टिस के अंदर अगर हम उनके प्रिंसिपल्स को देखते हैं, लेक्सिकल प्रायोरिटी, नॉट जस्ट वाज इक्वालिटी इंपॉर्टेंट बट वेरी इंपॉर्टेंटली लिबर्टी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो इन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को वो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं इन इंश्योरिंग जस्टिस। However, when we look at Aristotle या प्लेटो का वर्जन ऑफ जस्टिस, उनके अंदर इतना ज्यादा फोकस जो है लिबर्टी पे नहीं था, ज्यादा वो इक्वालिटी की बात करते थे, या फिर से अगर हम प्लेटो की केस में देखते हैं द लैक ऑफ इट, राइट, रादर देन टॉकिंग अबाउट लिबर्टी। ठीक है, तो ये एक मेन डिफरेंस था। देन वेरी इंपॉर्टेंटली अनलाइक द ग्रीक थ्योरिस्ट जो कि एक जस्ट स्टेट को एक नेचुरल प्रोग्रेस मानते थे, राइट, रॉल्स जो है एक कॉन्ट्रैक्टेरियन अप्रोच अपनाते हैं, राइट, द अप्रोच जहां पे एक वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे ओरिजिनल पोजीशन में इंडिविजुअल्स विल मेक प्रिंसिपल्स जिनके बेसिस पे एक जस्टिस ओरिएंटेड स्टेट जो है बनाया जाएगा। हाउएवर ये कॉन्ट्रैक्टेरियन ट्रेडिशन इस तरह का ऑफ ओरिजिनल पोजीशन दिखता नहीं है स्पेशली एरिस्टोटल में, राइट। प्लेटो एक स्टेप बाय स्टेप आइडिया ऑफ जस्टिस की बात करते हैं, बट वहां पे भी इस तरह की ओरिजिनल पोजीशन का कॉन्सेप्ट, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट जो है मिसिंग था। देन वेरी इंपॉर्टेंटली अब कहां पे आप कंपैरिजंस ड्रॉ कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम प्लेटो एंड एरिस्टोटल, इनफैक्ट ऑल्सो विद ग्लॉकॉन्स आइडिया ऑफ जस्टिस। तो यहां पे आप रॉल्स का जो डिफरेंस प्रिंसिपल है जो कि कहता है कि अगर कोई भी मूवमेंट अवे फ्रॉम इक्वालिटी होगी, इट विल ओनली बी डन टू एंश्योर एडवांटेज टू द वीकेस्ट इन द सोसाइटी। तो यहां इस डिफरेंस प्रिंसिपल के साथ हम एक पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं, किसका, ग्लॉकन के आइडिया ऑफ जस्टिस का, which was also for the sake of weakest। ठीक है, तो ये एक और कंपैरिजन, एक और पैरेलल जो है अपार्ट फ्रॉम प्लेटो एंड एरिस्टोटल ड्रॉ आउट किया जा सकता था। However, now apart from these parallels and comparisons, right, एक आइडिया क्या याद रखना जरूरी है, that justice का idea is possibly one of the most debated ones. However, one thing that has continued in political theory about justice is सबसे पहले तो the debate regarding it, what does it mean? Then very importantly इसकी normative evaluation, right, कि basically कितने diverse ideological schools इसको कितनी diversely interpret करते हैं, and then last but not the least कि किस तरह से concept of justice जो है intimately linked है to the idea of good laws जो कि ऐसे just premises पे based होने चाहिए, right? So despite the huge divergence in views of Greek philosophers and Rawls, right, it may be due to the specific context, it may be due to the changing conditions, one thing remains sure, that for both of these bunch of theorists, whether it was the Greeks or it was Rawls, the idea of creating a just society remains one of the most important goals of political theory and philosophy that we witness even today. ठीक है, तो चलिए let's move on to the next question. Now this question again in 2021 ये आया था, काफी अच्छा question था. The question says explain Aristotelian view of politics. Then to what extent do you think it has contributed to the development of modern day democracies? So it hasn't asked you about Aristotle's concept of state, about his concept of polity, but क्या पूछा है कि politics से ये क्या समझते थे? And then very importantly within the scope of politics come all these ideas of state, justice, ठीक है, citizenship, ये सब जो है इसके अंडर आ जाता है। तो क्या पैरेलल्स आप ड्रॉ कर सकते हैं एरिस्टोटल की थ्योरी की विद मॉडर्न डे डेमोक्रेसीज? अब किस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए? पहले तो ऑब्वियसली यू शुड बी टॉकिंग अबाउट कि आखिरकार एरिस्टोटल का वर्जन ऑफ पॉलिटिक्स क्या था। ठीक है, तो इसके अंदर आप बात कर सकते हैं उनकी थ्योरी ऑफ नॉलेज की, उनकी वेरियस एनालॉजीज की। देन इन द मेन बॉडी पार्ट यू शुड बी ड्रॉइंग पैरेलल्स, या फिर क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है एरिस्टोटलियन नोशन ऑफ पॉलिटिक्स की टू मॉडर्न डे डेमोक्रेसीज। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं, द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ, द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द इंपॉर्टेंस ऑफ एन एक्टिव डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, द इंपॉर्टेंस of rule of law, the importance of equal status of citizens, the importance of plurality and diversity of your community, right? इन सारे points के ऊपर आप और elaborate कर सकते हैं before in the conclusion you talk about certain things जो कि contemporary democracies में Aristotelian notion से completely different है and possibly unsuitable होती Aristotelian version of politics की to contemporary democracy. ठीक है,
ना सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एरिस्टोटल के वर्जन ऑफ पॉलिटिक्स की, तो इनका वर्जन ऑफ पॉलिटिक्स के को हम कौन से आइडिया ऑफ नॉलेज के अंदर देखते थे? द आइडिया एज फ्रेनेसिस। पॉलिटिक्स एंड एथिक्स को एरिस्टोटल फ्रेनेसिस या फिर प्रैक्टिकल वर्च्यू के अंदर मानते हैं। मतलब कि इस तरह की प्रैक्टिकल विजडम है जिसके थ्रू आप अपने अंदर एक सेटल्ड डिस्पोजिशन, अपना एक स्ट्रॉन्ग मॉरल कैरेक्टर अक्वायर कर सकते हैं, विच विल हेल्प यू take everyday decisions in a manner that a just and good life is ensured to you, right? So in fact golden mean was also an idea, right? ये ethics का idea है, तो ये golden mean के through आप अपने political ideas को भी shape कर सकते हैं ताकि आप ऐसे decisions ले जो कि rather than leading you towards a destructive path takes you towards the path of a good life. Therefore, when we look at Aristotle's notion of politics, it wasn't a narrow idea, right? So it wasn't limited to just the art of statecraft or government, जैसे कि हम मैकियावेली में देखते हैं, या फिर the idea of talking about the establishment of a political authority or nature of state only, जैसे कि हम हॉब्स या लॉक के अंदर देखते हैं. But पॉलिटिक्स किसके साथ रिलेटेड था? इट वॉज एन एक्टिव वर्च्यू जिसके थ्रू हम एक डेलिबरेटिव कम्युनिटी ऑफ सिटीजन्स बनाते थे, जिसके थ्रू सिटीजन्स एंड स्टेट की एक बढ़िया, एक गुड लाइफ इंश्योर हो सके. इनफैक्ट एरिस्टोटलियन नोशन ऑफ पॉलिटिक्स में द पॉलिटिशियन इज compared to an artist, a craftsman or a physician, जो कि स्टेट को मोल्ड करता है, शेप करता है, इसकी जो बुराइयां हैं उनको निकाल के इंश्योर करता है एक बढ़िया डेवलपमेंट फॉर बोथ द स्टेट एज वेल एज इट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग मेंबर्स. Now we come to that how has this Aristotelian notion of politics contributed to modern day democracies? The first importance is that of importance of law. Now unlike Plato, जिन्होंने किस पे फोकस किया था कि लॉ की जगह हम जो विजडम है, रैशनैलिटी है फिलोसोफर किंग की, उसके थ्रू एक आइडियल स्टेट बनाएंगे. ऑन द अदर हैंड एरिस्टोटल किस पे फेथ रखते हैं? ये फेथ रखते हैं लॉ पे. सो रादर देन अ ह्यूमन विजडम ही सेज लॉ क्या है? लॉ रीजन विदाउट पैशन है. ये एक टाइम टेस्टेड, एक्सपीरियंस बाउंड एक आइडिया है जिसके थ्रू आर्बिट्रेरीनेस, कंसंट्रेशन ऑफ पावर, करप्शन, हर चीज जो है चेक रखी जा सकती है. तो यही इसी चीज की हम बात आज भी कर सकते हैं डेमोक्रेसीज में. स्पेशली आप जो है कुछ एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं कि किस तरह से लॉज के थ्रू आज भी डेमोक्रेसीज के अंदर ऐसी आर्बिट्रेरीनेस को कर्ब किया जाता है. Then very importantly, the fundamental importance of constitutions, which continues even in modern day democracies. The constitution as a fundamental law of the land, जिसको Aristotle देखते थे not just as a legal document but also as determining the moral character of the state. कि state किस तरह की entity है, क्या क्या promise करता है and ensure करता है अपने सिटीजन्स को, राइट. तो इनफैक्ट आप इंडिया का यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं जहाँ पे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट ही नहीं बल्कि एक वैल्यू डॉक्यूमेंट भी मानी जाती है, राइट. किस तरह से ये एक फाउंडेशन ले करती है टू एंश्योर चेक्स एंड बैलेंसेस एंड लैक ऑफ आर्बिट्रेरीनेस. तो यहाँ पे आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है उसके बारे में भी बात कर सकते हैं. Then very importantly the importance of rule of law. तो एवी डाइसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. पहले ही एरिस्टोटल अपने पॉलिस में बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की, जिसको ये रिगार्ड करते थे कि ये रूल ऑफ लॉ विच इज एप्लीकेबल, लॉ जो है एप्लीकेबल है इक्वली ऑन एवरीवन, द रूल्ड एंड द रूलर्स, राइट. तो इसके कारण क्या होता था? एक डाइवर्स कम्युनिटी इज बाउंड बाय अ सिंगल लॉ, जिसके थ्रू लोगों के अंदर वर्च्यू कल्टिवेट हो सकता था, उनका वेलफेयर इंश्योर किया जा सकता है. तो आज भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज में अगर हम इंडिया का एग्जाम्पल ले फॉर एग्जाम्पल, तो आर्टिकल 14 जो है वो एक बात करता है आपके रूल ऑफ लॉ की. सिमिलरली ब्रिटेन के अंदर एवी डाइसी ने इस रूल ऑफ लॉ को और ज्यादा जो है इलैबोरेट किया था, जो कि ब्रिटिश कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी एप्लीकेबल है. देन वेरी इंपॉर्टेंटली अनदर आइडिया जो कि एरिस्टोटल जिसकी बात करते हैं, जो कि मॉडर्न डे डेमोक्रेसीज के अंदर एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था, वाज द इक्वल स्टेटस ऑफ सिटीजन्स. तो सिटीजन्स की जो डेलिबरेटिव बॉडी है जो कि एरिस्टोटल कंसेप्चुलाइज करते हैं, इसके अंदर सिटीजन्स जो थे इनकी इक्वल स्टेटस था. अनलाइक हाउस होल्ड जहाँ पे रिलेशनशिप्स ऑफ हायरार्की थे, आपका सिटीजनशिप इज इमेजिन्ड एज रिलेशनशिप ऑफ
इक्वालिटी, जहां पे सिटीजन्स जो है एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करते थे इन द रनिंग ऑफ द स्टेट एज वेल एज लॉ मेकिंग। यहाँ पे अगेन आप हाना अरेंट एंड उनकी नोशन ऑफ एक्टिव सिटीजनशिप फॉर मॉडर्न डे डेमोक्रेसीज टू कर्ब टोटलिटेरियन टेंडेंसीज उसका भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। Then very importantly the idea of a diverse community. So modern day democracies जो है यहाँ पे multiculturalism, plurality, diversity की बात करते हैं, and in fact this is what even Aristotle focused on. He dismissed Plato's idea of एक यूनिटी वाया द क्लास सिस्टम, जिसको ये बहुत ही ज़्यादा रेजिमेंटेड मानते थे, राइट। एंड इसकी जगह इनका मानना था कि स्टेट जो है उसके अंदर प्लूरैलिटी एंड डाइवर्सिटी होनी चाहिए, बिकॉज यूनिटी का एलिमेंट कहाँ पे है, आपके हाउस होल्ड में होता है। स्टेट to become a self-sufficing institution needs to be constituted by a diverse group of people. Then very importantly the focus on law making, right, as a very very important function of the state as well as the rulers, right। Aristotle ने बात की थी deliberation की, participation की, law making जो है as the most फंडामेंटल रॉ ऑफ द स्टेट। मॉडर्न डेमोक्रेसीज के अंदर भी हमारी जो लेजिस्लेचर है, हमारी जो पार्लियामेंट है या हमारी जो कांग्रेस है, उनका जो एक रोल है इन डिबेटिंग, डिस्कसिंग, ensuring the accountability and responsibility of the government and making of laws remains one of the most fundamental functions today. Then very importantly जो गोल था ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसीज एज वेल, तो एरिस्टोटल की भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी थी उसका गोल क्या था, ensuring the idea of justice and welfare of masses। तो उसी तरह से मॉडर्न डे डेमोक्रेसीज के अंदर भी हम ये फोकस ऑफ वेलफेयर ऑफ masses and ensuring justice, equality to them देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं इंडिया के प्रियम्बल का ही, जहाँ पे आइडियाज ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, ये सब जो है इंश्योर्ड है टू द सिटीजन्स ऑफ India. However, despite all these comparisons and similarities and contributions, there are certain obvious differences जहाँ पे contemporary democracies अलग पाथ पे गई हैं फ्रॉम एरिस्टोटल्स नोशन ऑफ पॉलिटिक्स। सबसे पहले एरिस्टोटलियन नोशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है ये लिमिटेड डेमोक्रेसी पे बेस्ड था, राइट। तो अनलाइक आज की जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है जहाँ पे एवरीवन गेट्स टू बी अ सिटीजन, राइट, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज जो है इंश्योर्ड है, एरिस्टोटल की पॉलिस जो थी वाज एन एलिटिस्ट कॉन्सेप्ट। देन वेरी इंपॉर्टेंटली द आइडिया ऑफ अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि एरिस्टोटल का जो सिटी स्टेट था, पॉलिस था, ये बहुत ही छोटा था, तो यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल थी अनलाइक मॉडर्न डे डेमोक्रेसीज। देन इनकी जो आइडिया ऑफ सिटीजनशिप था ये बहुत ही एक्सक्लूसिव आइडिया था विच वॉज ओनली ओपन टू द ग्रीक मेल प्रॉपर्टी, अनलाइक टुडेज सिटीजनशिप विच इज ओपन टू ऑलमोस्ट anyone, right, regardless ऐसे जो क्राइटेरियाज है वो जो है अप्लाई नहीं किए जा सकते। देन वेरी इंपॉर्टेंटली मॉडर्न डे डेमोक्रेसीज जो है बहुत ज़्यादा फोकस करती है ऑन द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन कांटियन आइडिया, ठीक है। तो ये जो कांटियन डिओंटोलॉजिकल एथिक्स है उनके बेसिस पे डिग्निटी, वेलफेयर ऑफ द मासेस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। हाउएवर दिस कैन नॉट बी फाउंड इन द एरिस्टोटलियन नोशन ऑफ पॉलिटिक्स विच वाज इन फैक्ट बेस्ड ऑन सर्टेन intrinsic inequalities between the citizens as well as the rest। So for example slavery की justification या women को unreasonable बुलाना, जो कि आज की modern day democracies में possible नहीं है, in fact will be completely thrown out। Right? Then the idea of meritocratic equality। तो अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें जो एरिस्टोटलियन नोशन ऑफ पॉलिटिक्स का था, वहां पे जस्टिस का आइडिया मेरिटोक्रेसी के साथ लिंक था। तो दोज हु हैड मेरिट हैड टू बी ट्रीटेड अ सर्टेन वे व्हिच वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। हाउएवर मॉडर्न डे डेमोक्रेसीज अंडरस्टैंड कि जो आइडिया ऑफ जस्टिस है, राइट, वो बहुत ज्यादा ब्रॉड है एंड इट ऑल्सो नीड्स टू एंश्योर कि आपके लोग जो कि ऑलरेडी पिछड़े वर्ग से आते हैं, बिकॉज देयर इज नॉट एन इक्वल स्टैंडिंग पॉइंट फॉर वन एंड ऑल, you have to redress those past inequalities, and it has made available tools like affirmative action जो कि possibly would not have been considered to be the right thing to do by Aristotle। ठीक है, तो आप ये सारे differences and criticism जो है यहाँ पे point out कर सकते हैं, and you can conclude by talking about that yes, while Aristotle's notion of politics may have contributed a lot to modern day democracies, आज के contemporary liberal order में depending on the changes in the society and progressive elements अब बहुत सारे features of political system आ गए हैं जो कि rather than placing the state before the individuals have actually placed the good and the welfare of individuals at the center, which was not the case with Aristotle, right? तो ये सारी चीजें जो है आप इस आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं।
सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट फ्रॉम एंशियंट टू कंटेम्प्रेरी पीरियड। तो इसकी अगर हम ब्रॉड स्ट्रक्चर की बात करें तो आप इंट्रो में क्या लिख सकते हो, इंट्रो में आप किसी भी थ्योरिस्ट की बात कर सकते हो जो बताते हैं कि भी कैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एक काइंड ऑफ डिबेट है जो थिंकर्स में होती रहती है और वहाँ से नए नए आइडियाज जनरेट होते रहते हैं, और यही वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के ऊपर जो टेम्पोरल एंड स्पेशियल इम्पैक्ट आता है। नेक्स्ट आप बात कर सकते हो एंशियंट से स्टार्ट कर सकते हो। तो एंशियंट में आप कौन से थिंकर्स की बात कर सकते हो, सॉक्रेटिस की बात कर सकते हो, प्लेटो की बात कर सकते हो, एरिस्टोटल की बात कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम मेडिवल में आए तो मेडिवल में आप चर्च वर्सेस स्टेट की डिबेट की बात कर सकते हो। नेक्स्ट फिर हम कंटेम्प्रेरी थिंकर्स लाइक मैकियावेली, लॉक, हॉब्स, रूसो, कार्ल मार्क्स, फेमिनिज्म, ये सारी डिबेट्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप कंक्लूड कैसे कर सकते हो, तो आप सेवाइन्स के आइडिया के साथ इसको कंक्लूड कर सकते हैं, जो बोलते हैं जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है वो हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है और वो हिस्ट्री नेवर एंडिंग है, यानी कि उसमें नए नए चैप्टर जुड़ते जाते हैं। तो ये सारी आप यहाँ मतलब स्टार्ट करके एट द एंड आप सेवाइन के साथ कंक्लूड कर सकते हो। तो हम इंट्रो में फिर क्या लिख सकते हो, जैसे ही मैंने आपको बताया भी एंड्रू हैकर की बात कर सकते हो। अब उन्होंने यानी कि जो पॉलिटिकल थॉट होती है वो काइंड ऑफ डिबेट होती है थिंकर्स के बीच में, जहाँ से नए नए आइडियाज़ आते हैं और उन आइडियाज़ के ऊपर टेम्पोरल और स्पेशियल इम्पैक्ट रहता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें प्लेटो की, तो वो ग्रीक में थे और एंशियंट में थे, तो वहाँ पे जो आइडियाज़ थे और जो चीज़ें चल रही थी उसकी जो डेवलपमेंट्स का जो इम्पैक्ट था उनकी थिंकिंग में हमें दिखता है। अगर हम बात करें मैकियावेली की, तो उसे भी नैरोली डेटेड और नैरोली लोकेटेड बोला जाता है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो। फिर अगर हम बात करें लॉक की, तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन का आप रेफरेंस दे सकते, यानी कि आप बता सकते हो कि कैसे स्पेशल और टेम्पोरल इम्पैक्ट इन थिंकर्स के ऊपर रहा है और आगे भी रहेगा। तो सबसे पहले आप एंशियंट की अगर बात करें तो आप बता सकते हैं भी वहाँ पे पॉलिटिक्स को एज ए सबसेट ऑफ फिलॉसफी माना जाता था। तो आप सोक्रेटिस की बात कर सकते हैं भी जो मानते थे भी एथिक्स और पॉलिटिक्स में कोई डिफरेंस नहीं है, और इन्होंने कौन से मेथड्स की बात की थी, डायलेक्टिक्स की बात की थी। नेक्स्ट आप अगर बात करें प्लेटो और एरिस्टोटल की, तो इन्होंने भी सेम लाइन ऑफ थिंकिंग को फॉलो किया था, जो मानते थे भी स्टेट है जो वो नेचुरल थिंग है और स्टेट के ऊपर कोई नहीं है, यानी इन्होंने सोसाइटी और स्टेट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी और इंडिविजुअलिटी और ह्यूमन बीइंग्स की जो डिग्निटी है उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। लेकिन अगर हम बात करें पूरे पॉलिटिकल साइंस की और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की अगर बात करें, तो उनमें दो स्ट्रैंड्स आते हैं, एक आता है पॉलिटिकल आइडियलिज्म, दूसरा आता है पॉलिटिकल रियलिज्म। तो पॉलिटिकल जो आइडियलिज्म है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, प्लेटो से। प्लेटो क्या बात करते थे, हमें आइडियल स्टेट बनानी है। दूसरी ओर अगर हम बात करें एरिस्टोटल की, तो वो कहते थे कि हमें बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट चाहिए, ना कि हमें कोई आइडियल स्टेट चाहिए। तो वहाँ से ही नए नए आइडियाज़ हमें जनरेट होते दिखाई देते हैं। फिर अगर हम बात करें मेडिवल टाइम की, तो मेडिवल पीरियड को क्या बोला जाता है, डार्क एज बोला जाता है, जहाँ पे जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का डिक्लाइन देख सकते हैं, क्योंकि नए आइडियाज़ इमर्ज नहीं होने देते थे। वहाँ पे चर्च का डोमिनेंस था और थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ किंगशिप की अगर हम बात करें भी, जो राजा थे, रूलिंग क्लास थी, वो अपना एक डिवाइन राइट यानी कि उनको मतलब भगवान या खुदा की अगर बात करें भी, उन्होंने भेजा है दूसरे के ऊपर रूल करने के लिए। लेकिन उसके बाद नई मूवमेंट्स चली, जैसे रेनेसां हो गया, रेफॉर्मेशन हो गया, एनलाइटनमेंट हो गया, तो वहाँ से नए थिंकर्स आने शुरू हुए और नए आइडियाज़ आने शुरू हुए। अगर बात करें मैकियावेली की बात करें, फिर हम हॉब्स की बात करें जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का ट्रेडिशन स्टार्ट किया, फिर लॉक की बात कर सकते हो, रूसो की बात कर सकते हो, जिन्होंने अगर हम बात करें कंटेम्प्रेरी टाइम में पॉपुलर सवरेनिटी की बात की थी भी, यानी कि जो भी स्टेट है वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आई है और जो लोग हैं लोगों के पास जो सुप्रीम पावर होनी चाहिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे और गवर्नमेंट है जो लोगों के हिसाब से काम करेगी। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो भी कैसे एवोल्यूशन आती रही हमारे वेस्टर्न क्रिटिकल थॉट में। नेक्स्ट अगर आप बात करें, क्योंकि जब इन थिंकर्स ने मतलब नए नए आइडियाज़ दिए तो लिबरलिज्म आया, लिबरलिज्म के बाद कैपिटलिज्म को जन्म दिया लिबरलिज्म ने। तो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट कौन सी थ्योरी आई, फिर कार्ल मार्क्स की आई, फिर फेमिनिज्म की अगर हम बात करें, क्योंकि इन जो अगर आप देखें लिबरलिज्म में भी बहुत सारे स्ट्रैंड्स आ गए।
फॉर एग्जांपल लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, लिबर्टेरियनिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, वैसे ही मार्क्सिज्म में नए नए कंसेप्ट आते चले गए, जैसे मार्क्सिज्म, न्यू मार्क्सिज्म। तो ये डिफरेंस ऑफ आइडियाज़ डेवलप होते रहते हैं। आप कोई भी थॉट को लेकर उनकी जो आपसी डिबेट है उसमें, जैसे अगर आप थीसिस एंटीथीसिस की अगर बात करें भी, एक थीसिस है दूसरा एंटीथीसिस है और इनको मिला के नया सिंथेसिस बन गया। तो ये सारी चीज़ें आप पोस्ट मॉडर्निज्म की बात कर सकते हो भी, कैसे नई नए थॉट्स आते रहते हैं, इवॉल्व करते रहते हैं। और एट द एंड आप कंक्लूड कैसे कर सकते हो, वो प्रोफेसर सेवाइन की, आप जैसे मैंने पहले भी बताया था भी, वो क्या कहते हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट इज़ बेस्ड ऑन हिस्ट्री एंड हिस्ट्री हैज़ नो कंक्लूडिंग चैप्टर, क्योंकि नए आइडियाज़ आते रहेंगे। अगर हम बात करें होमोसेक्सुअलिटी की, पहले ये इतना डोमिनेंट नहीं था आइडिया, लेकिन अब है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात कर सकते हो भी, पहले इतनी डिबेट्स नहीं थी इन्वायरमेंट को लेकर, लेकिन आजकल होती रहती हैं। अगर आप पिंक टाइड की बात कर सकते हो भी, न्यू सोशलिज्म आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप हाईलाइट कर सकते हो भी, कैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट इवॉल्व होती रहती है। फिर वर्लन का व्यू भी देख सकते हो भी, कैसे न्यू मार्क्सिज्म, न्यू थॉमिज्म, नेशनलिज्म, हिस्टोरिसिज्म, ये सारी चीज़ें नई चीज़ें आती रहती हैं। और अल्टीमेटली वही जो पॉलिटिकल आइडियलिज्म वर्सेस पॉलिटिकल रियलिज्म, इसके बीच में डिबेट्स रिवॉल्व होती रहती हैं। तो एट द एंड आप कंप्रीहेंसिव ऐसे ही इसको कंक्लूड कर सकते हो। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो।